आप लोगों की मांग थी कि हमें जो एडिटोरियल आते हैं, जो संपादकीय आते हैं, इनके बारे में भी बात करनी चाहिए। और ये सच भी है, क्योंकि आप देखते हैं कि ये एडिटोरियल, ये आर्टिकल आपकी मुख्य परीक्षा में, आपको निबंध में, और आप अगर कहीं बहस करते हैं तो आपके पास तर्क होते हैं और इन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। और देखिए, इन सभी क्लासों में हम लोग हिंदी मीडियम के न्यूज़पेपर जो आते हैं, चाहे आप देखिए कि आपका दैनिक जागरण हो, दैनिक भास्कर हो, जनसत्ता हो, या आप देखते हैं हिंदुस्तान हो, इस तरह के तमाम एग्जामों में जो संपादकीय रहता है, जो एडिटोरियल रहता है, उनके बारे में हम लोग बात कर लिया करेंगे डेली। और एक क्लास आपकी 4 से 6 बजे के बीच शाम को आया करेगी। और आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और जब भी क्लास अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। आपके कोई सवाल हो, सुझाव हो, तो नीचे आप लोग ज़रूर बताया करिएगा। ये आप देखेंगे दैनिक भास्कर का संपादकीय है, एडिटोरियल है। और युवा भारत अगले 15 वर्षों में क्या चीन को पछाड़ेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा पड़ोसी चाइना है, ये हमसे आप सभी जानते हैं कि जनसंख्या के मामले में आगे है, और वैसे भी आगे है, ये हकीकत है। और जनसंख्या के मामले में हम लोग दूसरे नंबर पर हैं, भारत दूसरे नंबर पर है। और आप देखेंगे कि हमारे यहाँ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये चाइना है, बीजिंग इसकी राजधानी हो गई। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की हमारी सीमा लगती है किससे? चाइना से। और लद्दाख में आपने देखा होगा कुछ समय पहले झड़प भी हुई थी हमारे सैनिकों और चाइना के सैनिकों के बीच, तो उसमें हमारे सैनिक कुछ शहीद भी हुए थे। तो इस वर्ष से चीन में आबादी का ढलान शुरू हो गया है, जबकि अगले वर्ष भारत की जनसंख्या 182,863 करोड़ यानी चीन से 30 लाख अधिक हो जाएगी। यानी कि हम लोग किसी क्षेत्र में प्रगति कर पा रहे हो, विकास कर पा रहे हो या ना कर पा रहे हो, लेकिन जनसंख्या में हम लोग चाइना को पीछे छोड़ दिए दे रहे हैं। लेकिन इस आंकड़े से कुछ चिंताएं उभरती है। चीन में आबादी गिरने का प्रमुख कारण एक कालखंड में महिलाओं के प्रजनन में भारी गिरावट, जिससे आज चीन की युवा शक्ति में अचानक कमी आ गई है। और आपने देखा होगा चाइना 1 चाइल्ड पॉलिसी लाया था, वो फेल हो गई थी, तो 2 चाइल्ड पॉलिसी लाया था जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए। और इसीलिए कहते हैं कि हम लोग चाइना से सीख सकते हैं। हम लोग प्रतिबंध लगाकर, कानून लाकर इस तरह की हम लोग बेवकूफ़ी ना करें। जागरूकता अगर लोगों में फैलाते हैं, और जागरूक लोग वैसे भी आप देखते हैं एक ही और 2 बच्चे पैदा करते हैं। अभी हमारे देश की जो आबादी है, जो जनसंख्या है, ये युवा वर्ग में है। और आप सभी जानते हैं कि मान लीजिए, आप लोगों को उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, एक परिवार है, उसके घर में 4 बेटे हैं। अगर आप सोचिए कि वो चारों पढ़े लिखे हैं, अच्छी शिक्षा मिली हुई है, और आप सोचिए एक कंप्यूटर के क्षेत्र में गया हुआ है, एक इंजीनियर बन गया है, एक डॉक्टर बन गया है, एक और किसी क्षेत्र में चला गया, चारों अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं, तो आप देखेंगे अपने परिवार की भी स्थिति सुधरेगी उनकी, और आप देखेंगे देश की विकास में भी वो योगदान करेंगे। और मान लीजिए उन्हें शिक्षा नहीं मिलती, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिलती है, तो वो आगे चलकर आप देखते हैं कि देश के ऊपर भी बोझ बन जाते हैं। देश उनकी युवा होने का फायदा नहीं उठा पाती है। चीन ने सन 1987 में 20 से 59 वर्ग आयु के लोगों का प्रतिशत 50% था, जो सन 2011 में बढ़कर 61.5% हो गया। और यही वह काल था जब चीन ने सांख्यिकी लाभ के जरिए जबरदस्त तरक्की की है। सांख्यिकीय लाभ कहने का मतलब है युवा जनसंख्या का लाभ उठाना। चाइना ने इसका फायदा उठाया है, अभी तक भारत तो नहीं उठा पा रहा है। आगे क्या उठा पाता है, ये देखने वाली बात होगी। और जो नई हमारी शिक्षा नीति आई हुई है ना, उसमें आप देखिए फायदा उठाने की बात भी हो रही है। युवाओं को आप देखिए शिक्षा में, छात्रों को शिक्षा में शुरुआत से ही कौशलता शिक्षा की बात देने की बात हो रही है कि वो आगे जाकर कुछ काम कर सके, तकनीकी शिक्षा दी जाए। अब वह चक्र उलटने जा रहा है। यह भारत के लिए अच्छा मौका है, क्योंकि उसका सांख्यिकी लाभांश लेने का काल सन 2018 से शुरू हो चुका है, जो अगले 17 साल तक रहेगा। और यही युवा आबादी आगे चलकर आप देखते हैं बूढ़ी भी होगी, तो वो भी भारत के ऊपर बोझ रहेगी। अगर हम लोग अभी उसका फायदा उठा लेते हैं तो आगे हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ यह सवाल है कि लाभ केवल संख्या में ज़्यादा युवाओं के खड़े होने से नहीं होता है,
गर्भ से ही बच्चों को बेहतर पोषक भोजन और पैदा होने से 18 साल तक बेहतर शिक्षा और सुविधाएं देना राज्य की पहली जिम्मेदारी होती है। और आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी, कई विकसित देश हैं दुनिया में जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी जिंदगी भर फ्री रहती है छात्रों के लिए, और हमारे देश में आप देखते हैं कि सबसे महंगी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था ही है। लोगों के घर जमीन बिक जाती है इसमें। फिर यह भी देखना होगा कि शिक्षा की दिशा क्या है। अभी तक सांख्यिकी लाभांश के 4 साल बेकार चले गए हमारे। बाल कुपोषण अभी भी विकराल समस्या बना हुआ है। भुखमरी आप लोग जानते ही हैं। अगले चीन अगर चीन की इस कमजोरी का लाभ उठाना है तो भारत की सरकार और समाज को दूरदृष्टि रखनी होगी। बच्चों को आप देखिए जन्म से ही अच्छा खान पीन, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा देनी ही होगी हमें। अगला आर्टिकल है सरकार और जजों के बीच कब तक ये चलेगा टकराव। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए जो चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए को लेकर सरकार पर सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट अदालतों में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है इसको लेकर आप देख रहे हैं सरकार सवाल उठा रही है। और अभी हाल ही में आप लोग देख रहे होंगे सरकार और अदालतों के बीच काफी टकराव देखने को मिलता है। अदालतों और जेलों की आम जनता से जुड़ी विफलताओं पर राष्ट्रपति ने संदिग्धी से सवाल उठाए हैं। किसने? हमारी देश की जो पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। उड़ीसा राज्य से संबंध रखने वाली पहली महिला है, पहली राष्ट्रपति है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपति का चुनाव विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति ने कहा है विकसित होते भारत में जेलों के विस्तार की जरूरत क्यों। द्रौपदी मुर्मू ने जब गरीबों की पीड़ा और लाचारी को व्यक्त किया तो सभागार में सन्नाटा छा गया था। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली स्वयं ही सजा बन गई है। ये आप लोग भी जानते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का आरोप किसी व्यक्ति पर लग जाता है, FIR हो जाती है, उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाता है, और आप देखते हैं कि एक लंबे समय तक उसे जेल में पड़ा रहने दिया जाता है और बहुत लंबे न्यायिक व्यवस्था रहती है। और बाद में आप देखते हैं कि कई केस रहते हैं जिनमें बाद में वो निर्दोष पाया जाता है, लेकिन आप देखते हैं कि उसका लंबा समय जीवन का जेल में कट जाता है। और हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था भी बहुत महंगी है, आप सभी जानते हैं। जो बड़े लोग हैं वो छूट जाते हैं आसानी से, जमानत ले लेते हैं, लेकिन जो गरीब होते हैं, मध्यम परिवार होते हैं, वो डले रहते हैं, और इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा नुकसान भी उन्हीं को होता है। इस लिहाज से निर्दोष कैदियों और तारीखों के चक्कर में फंसे करोड़ों लोगों के मानवाधिकारों के हनन के लिए जज भी जिम्मेदार हैं। और विचार और जवाबदेही के इस चौराहे पर अंबेडकर के बयान को दोहराना जरूरी है। भीमराव अंबेडकर साहब की बात हो रही है, हमारे पहले कानून मंत्री थे और संविधान का पिता भी आप लोगों ने कहते हैं। संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे लागू करने वाले गलत होंगे तो संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाएगी। उसी तरह से जिस तरह से आप देखिए कि गरीबों के लिए योजनाएं लाई जाती हैं, लेकिन योजनाएं बना तो दी जाती हैं, वो जमीनी स्तर पर उनका कुछ प्रभाव नहीं रहता है, क्योंकि उन्हें लागू करने वाले ही लोग भ्रष्टाचारी होते हैं। तो उसी तरह की बात हो रही है। कानूनी सुधार, क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल, न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और कॉलेजियम में सुधार से जुड़ी सभी बातों का लक्ष्य सही और जल्द न्याय देना है। कानून मंत्री ने कॉलेजियम के खिलाफ गोलाबारी के लिए नए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यकाल को ही क्यों चुना, इसकी अलग सियासत है। और कोई सामान्य व्यक्ति अगर ऐसे बयान देता तो अदालत की अवमानना मानी जाती, लेकिन मंत्री के बयानों की अनदेखी हो रही है और अवमानना मानी जाती है और केस दर्ज हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो हमारी सर्वोच्च न्यायालय है, और उससे हम लोग उम्मीद करते हैं न्याय की और निष्पक्षता की। और संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत उसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, एक आपका मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश, और इनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि एक ही संविधान की संतान होने के कारण जजों और मंत्रियों में लड़ाई ठीक नहीं है, लेकिन सास बहू की तर्ज पर चल रही तू मैं से साफ है कि संविधान की किसी को परवाह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को भी यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए सेशन जैसे चुनाव आयुक्त की तर्ज पर जगमोहन सिन्हा जैसे निर्दय जजों की भी जरूरत है, और जजों की निष्ठा व्यक्तियों की बजाय संविधान के प्रति हो। और इसके लिए इन 3 बिंदुओं पर कॉलेजियम में सुधार के लिए राष्ट्रपति को पहल करनी चाहिए। और आप लोगों को एक मालूम होना चाहिए कि 1975 से 77 के बीच जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, उस समय भी इतनी बुरी स्थिति नहीं थी। आज कई विद्वान ये कह रहे हैं कि उससे भी बुरी स्थिति आ चुकी है।
और आप लोग देखिए सूचकांक आते हैं, जो रिपोर्टें आती हैं उन्हें भी पढ़ा करिएगा, उनमें हम लोग नीचे से टॉप कर रहे होते हैं। चाहे लोकतंत्र की बात कर लीजिए, चाहे फ्रीडम इंडेक्स की बात कर लीजिए, या आप देखिए कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात कर लीजिए, मानव अधिकारों की बात कर लीजिए। तो इसमें पहला कहा जा रहा है कि कॉलेजियम को संविधान का बुनियादी ढांचा मानने की बात पूरी तरह से गलत है। कोई भी प्रावधान जो संविधान संशोधन या न्यायिक फैसले से शामिल किया गया हो उसे संसद से पारित कानून से बदला भी जा सकता है। और एनजेएसी कानून के निरस्त होने के 7 साल बाद अब सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू दायर करने का कोई औचित्य नहीं दिखता है। कॉलेजियम की सामंती अपारदर्शी और मनमानी व्यवस्था को भी खत्म करना जरूरी है। कॉलेजियम व्यवस्था वो है जिसके जरिए आप देखते हैं कि अदालत में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत जजों की नियुक्ति का अधिकार सरकार को नहीं मिल सकता है। और आप सोचिए अगर सरकारों को मिल जाए तो फिर सरकार तो अपने मनमानी तरीके से नियुक्ति करेंगे, तो वहां भी परेशानी होगी। और इसलिए जजों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्थान और सचिवालय बनाने के साथ न्यायपालिका के लिए स्वायत्त फंडिंग का सिस्टम बनाना चाहिए। और एनजेसी फैसले के अनुसार मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में बदलाव होने थे और पिछले 7 सालों से पर्दे के पीछे कई चीफ जस्टिस के साथ सरकार की तनातनी चल रही है। एमओपी में बदलाव के बगैर अपारदर्शी तरीके से जजों की मनमानी नियुक्ति पूरी तरह से गलत है। और डेटा सुरक्षा कानून के बिल पर जनता से सुझाव मांगे गए, उसी तरह पर एमओपी में बदलाव के लिए जनता और कानूनी समुदाय की राय लेकर नए नियमों को बनाकर लागू करना चाहिए। और नेता और मंत्री विफल हो जाएं तो 5 साल बाद जनता हटा सकती है, लेकिन महाभियोग की असंभव प्रक्रिया की वजह से पिछले 72 सालों में एक भी जज को नहीं हटाया गया है। और संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत जजों को शपथ पत्र देना होता है। और उन प्रावधानों के अनुसार के.एन. गोविंदराचार्य ने डिस्क्लोजर एफिडेविट का मसौदा सुप्रीम कोर्ट और सरकार को दिया था। उसके अनुसार भाई भतीजावाद खत्म करने के लिए जजों और नियुक्तिकर्ताओं के बीच सभी रिश्तों का खुलासा जरूरी है और इससे भ्रष्ट संस्कृति पर रोक लगने के साथ गलत एफिडेविट देने वाले जजों को सरल तरीके से हटाया जा सकेगा। एमओपी में बदलाव और डिस्क्लोजर एफिडेविट सिस्टम को लागू करवाने के लिए अब देश की राष्ट्रपति को पहल करनी चाहिए और संवैधानिक मूल्य और जनता के हक के प्रति सजग पंच परमेश्वर जैसे जजों की नियुक्ति हो तो उड़ीसा समेत देश के दूरस्थ इलाकों की जेल में बंद लाखों बेगुनाहों की कैदियों के परिवारों में नया सवेरा आ सकता है और जल्दी से केस निपटेंगे तो आप देखें जो विचाराधीन कैदी हैं उनकी भी रिहाई आसान हो सकेगी। और आप देखिए कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट न्याय व्यवस्था पर अगर सवाल खड़े होते हैं और लोगों का इस पे से भरोसा उठ जाता है तो लोग ना तो वोट डालने जाएंगे और ना ही आप देखें कि न्यायपालिका के सामने जाएंगे। अभी आप देखिए किसी को भी फंसाया जाता है, झूठा मुकदमा दायर होता है तो वो कहता है कि चलिए आपने झूठा मुकदमा दायर कर दिया है, हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, न्यायपालिका हमें निर्णय देगी, न्याय करेगी हमारे साथ। तो इतना भरोसा है लोगों का, सरकारों पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन आप देखते हैं कि न्यायपालिका पर भरोसा रहता है। अगला आप देख रहे हैं कि आर्टिकल है, एडिटोरियल है, एक बड़ा अवसर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि G20 देशों की अध्यक्षता हम लोगों को मिली है, भारत को मिली है। और G20 की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी और ये आप देखेंगे वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका उद्देश्य है। इसमें 20 सदस्य हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत भी शामिल है, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। इस तरह के जो संगठन है इनके बारे में आप लोग जरूर पढ़िएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में हर साल पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो राष्ट्रीय संगठन हो या अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो। भारत को बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के समूह G20 की आधिकारिक रूप से अध्यक्षता मिलना एक महत्वपूर्ण अवसर है और इस अवसर पर का जितना उपयोग भारत का अंतर्राष्ट्रीय कद बढ़ाने में किया जा सकता है उतना ही विभिन्न समस्याओं पर विश्व समुदाय को एकजुट करने में भी। और प्रधानमंत्री ने G20 के आगामी सम्मेलन को वसुधैव कुटुंबकम की भावना के तहत आयोजित करने का संदेश देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका लक्ष्य दुनिया को दिशा देना और उन समस्याओं का समाधान एकजुट होकर खोजना है जिनका विश्व समुदाय सामना कर रहा है। यह कठिन काम है, लेकिन पिछले कुछ समय में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की अहमियत बढ़ने के साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद बढ़ा है उससे यह आशा की जा सकती है कि वह मंदी की ओर बढ़ती दुनिया के बीच आर्थिक सहयोग कायम करने, ऊर्जा संकट को हल करने और आतंकवाद से
वास्तव में दृढ़ता से लड़ने में सदस्य देशों के बीच ठोस सहमति बनाने में सफल होंगे। और इसकी उम्मीद इसलिए की जा सकती है क्योंकि भारत ने अपनी स्वतंत्र और दृढ़ विदेश नीति से विश्व के सभी प्रमुख देशों को प्रभावित किया है। यूक्रेन युद्ध के चलते रूस और पश्चिमी देशों के बीच कायम तनातनी को यदि कोई देश खत्म कर सकता है तो वह भारत है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये यूक्रेन है, ये रूस है और ये हमारा प्यारा भारत है। और आप देखेंगे कि इसमें उचित यह होगा कि भारत इसके लिए प्रयत्न करे और G20 सम्मेलन तक यूक्रेन युद्ध थम जाए। यह भारत के साथ विश्व समुदाय में भी हित है और इससे G20 सम्मेलन की भी महत्ता बढ़ जाएगी और भारत की भी। और आप देखिए, जलवायु परिवर्तन हो, आतंकवाद हो, इस तरह का युद्ध हो, इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है, चाहे वो गरीब देश हो या अमीर देश हो। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि G20 की अध्यक्षता देशवासियों को भारत के बढ़ते कद का आभास कराने में सहायक बनने के साथ उनमें गौरव की भावना का संचार करने का भी काम करेगी। शायद इसलिए देश के 50 से अधिक शहरों में 200 से अधिक कार्यक्रम आयोजित करने की रूपरेखा बनाई गई है। और एक कार्यक्रम भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि और बेहतर बनाने के साथ देश के लोगों को यह संदेश देने का भी काम करेंगे कि भारत महाशक्ति बनने की राह पर है। और निस्संदेह इस तक लक्ष्य की प्राप्ति तब और आसान होगी जब देशवासी इसके प्रति आश्वस्त होंगे और नए भारत का निर्माण हो रहा है। चूंकि यह स्पष्ट है कि G20 सम्मेलन को लेकर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रम पर्यटन उद्योग को बल देने के साथ विश्व के प्रमुख देशों को भारतीय उत्पादों से परिचित कराने का भी काम करेंगे। और पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में भी एक बड़ा योगदान देता है और इसलिए सम्मेलन के कुछ लाभों की गिनती अभी से की जा सकती है। G20 की मेजबानी देश के लिए एक ऐसी उपलब्धि है जिससे विपक्षी दलों को भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। और इसलिए और भी क्योंकि विदेश नीति जुड़े विषय दल विशेष के नहीं बल्कि समूचे देश के होते हैं और सभी को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। अगला आप देख रहे हैं कि अगला आर्टिकल है जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ता पश्चिम। आप लोगों ने देखा होगा कि मिस्र के शर्म अल शेख में जलवायु सम्मेलन COP27 संपन्न हो गया है। और आप लोगों से उस समय भी कहा था जब ये हो रहा था कि देखिए अभी ज़्यादा उत्साहित मत होइएगा, इसमें कोई निर्णय लिया जाता है उस पर सबकी सहमति होती है तभी आप देखेंगे कुछ कहा जा सकता है इसके बारे में। और कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज की बात हो रही है। लेकिन जलवायु परिवर्तन पर मुद्दा ऐसा हो गया है जो हमेशा चर्चा में रहने लगा है और विकसित देश इसके लिए अक्सर विकासशील देशों को आड़े हाथ लेते हैं और वे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं। उच्च कार्बन उत्सर्जन को लेकर खासतौर से भारत और चीन जैसे देश उनके निशाने पर रहे होते हैं। उनका यह रुख रवैया हमें व्हाइट मेंस वर्डन यानी श्वेत बड़ीय लोगों पर उस जिम्मेदारी के बोझ वाले श्रेष्ठाबोध की याद दिलाता है जिसकी जड़ें साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से जुड़ी हैं। और स्पष्ट है कि पश्चिम अपने नैतिक श्रेष्ठता बोध के दम्भ से बाहर आने को तैयार नहीं है और वह इसे सुझाव के रूप में प्रस्तुत करते हुए ग्लोबल साउथ यानी कि विकासशील देशों को उपदेश देने में लगा है। मानवता को बचाने के लिए उन्हें क्या करना है और गरीब देशों के लिए कार्बन स्पेस में गुंजाइश ना देना और उन्हें उत्सर्जन में कटौती का उपदेश इसी मानसिकता का उदाहरण है। और जो विकसित देश हैं वो आप देखिए अपने यहाँ औद्योगिक धंधे काफ़ी चला चुके हैं तो वो पर आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन फैला चुके हैं। अब हम लोगों का दिन है तो हम लोग भी उद्योग धंधे चला रहे हैं तो सब हम लोग भी फैला रहे हैं तो हम लोगों पर ज़्यादा सवाल खड़े करता है वो, ठीक है। और पश्चिम चाहता है कि विकासशील देश जलवायु परिवर्तन को रोकने का बीड़ा उठाते हुए कार्बन उत्सर्जन में तेजी से कटौती करें जबकि वह कार्बन डाइऑक्साइड और आर्थिक वृद्धि में मजबूत अंतर संबंधों को अनदेखा कर रहा है। और इस तथ्य का क्या है कि पश्चिम का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन ग्लोबल साउथ से कहीं ज़्यादा है और इन्हें विकसित देशों ने अपने नागरिकों के जीवन को सुधारने के लिए ऊंची वृद्धि हासिल करने में दुनिया को प्रदूषित करने से गुरेज नहीं किया है। वर्ष 1850 से 2011 तक ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जन में 79% हिस्सेदारी इन्हीं देशों की है। और पश्चिमी खेमे में उन मुद्दों पर तो मुखरता दिखाई है जिनसे उन पर सीधे असर पड़ता है जबकि गरीब देशों की आवश्यकताओं को लेकर उनका रवैया हीला हवाली भरा हुआ है। और आप देखेंगे कि यही पश्चिमी देश उन देशों के विरुद्ध अभियान चलाकर उन्हें शर्मसार करने के अभियान में लगे हैं जो इनके श्रेष्ठता बोध से भरे सुझाव को नहीं मानते हैं। और जलवायु परिवर्तन की चुनौती को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा रहा है मानो यही मानवता के समक्ष एकमात्र संकट हो। दुनिया अभी भी महामारी से उभर रही है और कुपोषण अभी भी चिंता का सबब बना हुआ है।
यूक्रेन रूस संकट से वैश्विक स्तर पर बढ़ रही महंगाई ने कई देशों को मंदी की राह पर धकेल दिया है। हालांकि भारत इस मामले में अपवाद है, जहां अर्थव्यवस्था अपनी प्रतिस्पर्धियों की तुलना में और यहां तक कि विकसित देशों से भी अपेक्षाकृत बेहतर कर रही है। और इस तथ्य को भी नहीं नकारा जा सकता है कि आर्थिक विकास की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जीवाश्म ईंधन से हरित ऊर्जा की ओर संक्रमण में कुछ समय लगेगा। और शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की पूर्ति के लिए भारत को कोयला आधारित तापीय बिजली संयंत्रों से हरित ऊर्जा स्रोतों की ओर रुख करना चाहिए। और भारत जैसे देश के लिए यह आसान नहीं होगा, जहां अधिकांश ऊर्जा तापीय बिजली संयंत्रों से प्राप्त होती है, कोयले से हम लोग बनाते हैं। और निस्संदेह जलवायु परिवर्तन की चुनौती वास्तविक है, और विकासशील देश और द्वीपीय राष्ट्र तो जलवायु संबंधी आपदाओं का ध्वंस भी झेल रहे हैं। और आप देखिए, जलवायु परिवर्तन के कारण जो बर्फ जमी हुई है वो भी पिघलेगी, और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सारे द्वीप डूब भी जाएंगे, द्वीपीय देश। ऐसे में यही सवाल उठता है कि क्या कार्बन उत्सर्जन का ठीकरा विकासशील देशों पर फोड़कर उसमें कटौती का पूरा दारोमदार उन्हीं देशों पर लाद दिया जाए, और पश्चिमी देश अंतरहीन सौदेबाजी में लगे रहें। पश्चिमी देश कहने का मतलब है विकसित देशों की बात हो रही है। वास्तविकता यही है कि विकसित देशों ने पिछली शताब्दी में जलवायु को विकृत करने का जो काम किया है उसकी भरपाई भी पूरी तरह करने में विफल भी रहे हैं। विदेशी पूंजी के बिना विकासशील देशों के लिए हरित ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाना मुश्किल होगा। यह पूंजी भी सुगमता और रियायत के साथ उपलब्ध करानी होगी। और जलवायु वित्त पोषण के लिए सीमित विकसित देशों ने 2020 में हर साल गरीब देशों को $100 अरब उपलब्ध कराने पर सहमति जताई थी, लेकिन जलवायु वित्त पोषण पर स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह के अनुसार 2020 में $100 अरब की वास्तविक प्रतिबद्धता का यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। जो $100 अरब देने की बात हुई थी वो पूरा नहीं हो पाया। और विकसित देशों ने फिर से वादा किया कि कम विकसित देशों को 2020 से सालाना $100 अरब उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक उसी समय संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि इस दिशा में कहीं अधिक राशि की आवश्यकता है। और जलवायु परिवर्तन पर गठित संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी पैनल के अनुसार यदि तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करना है तो हर साल 1.6 से 3.8 ट्रिलियन लाख करोड़ डॉलर की आवश्यकता होगी। और यह पूरी तरह से विकसित दुनिया की उसी दस्तूर की भांति है जिसमें वह किसी बात का वादा तो करता है लेकिन उस पर खरा नहीं उतरता है। हाल के दौर में इसका यह रुख रवैया उजागर भी होता है। यहाँ यूएन की बात हुई है, संयुक्त राष्ट्र की बात हुई है, तो आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, और न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 193 सदस्य देश हैं और 2 पर्यवेक्षक देश इसमें आपको देखने को मिलेंगे। COP 27 में नुकसान और क्षतिपूर्ति के लिए विशिष्ट कोष बनाने का निर्णय हुआ है, और जलवायु न्याय वार्ताओं ने इस विकासशील देशों के लिए बड़ी सफलता माना जा सकता है। यह विकसित दुनिया द्वारा उनके पापों की स्वीकृति से कम नहीं है। यदि इस कोष की व्यवस्था आदर्श रूप से आकार ले पाती है तो इससे उन संवेदनशील देशों को बहुत लाभ पहुंचेगा जिनका जलवायु संकट को बढ़ाने में तो उतना योगदान नहीं है जितना उन्हें उसका प्रकोप झेलना पड़ रहा है। हालांकि वादे से मुकरने का विकसित देशों का पुराना रिकॉर्ड है जो $100 अरब के संकल्प में भी दिखता है। इसके बावजूद विकासशील देशों को कार्बन उत्सर्जन घटाने के प्रयास जारी रखने चाहिए। भारत 2030 तक 50% बिजली गैर जीवाश्म ईंधन से बनाने का लक्ष्य रखा है, और विकसित देशों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जलवायु परिवर्तन के इस बिल की भरपाई तो उन्हीं को करनी चाहिए। उन्होंने अतीत से भारी प्रदूषण फैलाया है अतीत में, और सतत जलवायु वित्त पोषण वास्तव में विकसित देशों का दायित्व है, और इसका बोझ निम्न और मध्यम आय और विकासशील देशों में भी सबसे आखिरी पायदान पर रहने वाले देशों पर नहीं डाला जाना चाहिए। अब ये देखिए समझौता हुआ है, लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या ये इस समझौते को मानते हैं या नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये भी देखेंगे हम लोग। ये आप देखेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, एडिटोरियल है। ये आप देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आप लोग देखते हैं ना, उसी की बात हो रही है। और ये कब शुरू की गई थी किसानों के लिए? 13 मई 2016 में की गई थी। केंद्र सरकार की योजना है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के किसानों की हालत कितनी बुरी रहती है। आए दिन आप लोग सुनते रहते हैं कि इतने किसानों ने सुसाइड किया है, आत्महत्या की हुई है। एक स्वायत्त युग पहल में सरकार ने अपने प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान समर्थक बदलाव की पेशकश की है, और ऐसा जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि में आ रही दिक्कतों के कारण किया जा रहा है। और आपने देखा एक लंबे समय तक किसान आंदोलन चला, MSP की बात करते रहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करते रहते हैं वो, कि कम से कम हमारी फसल का इतना दाम तो दीजिए, आप एक नियम तो बनाइए। क्योंकि आप देखते हैं गाँव में जो बिचौलिए होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, बड़ा शोषण करते हैं किसानों का। और ऐसा
यह कदम जरूरी माना जा रहा है क्योंकि यह फसल बीमा योजना 2018 और 2020 में किए गए सुधारों के बावजूद राज्य सरकारों किसानों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकी है। और आश्चर्य नहीं है कि इस योजना का क्रियान्वयन करने वाले राज्यों की तादाद में कमी आई है और 2018 के 22 से घटकर अब 19 रह गई है। साथ ही इस योजना को अपनाने वाले किसानों की तादाद भी 2.16 करोड़ से घटकर 1.53 करोड़ रह गई है। अधिकांश राज्य सरकारें वित्तीय तंगी से जूझ रही हैं और उनके लिए इस योजना में अपने हिस्से की सब्सिडी चुकाना मुश्किल है और किसानों को भी यह योजना बहुत अधिक आकर्षक नहीं लगती है और जागरूकता भी कम है किसानों में। बीमा कंपनियों को हर्जाना देती है वह अक्सर बहुत कम होता है। जो बीमा कंपनियां जो हर्जाना देती हैं वह अक्सर बहुत कम होता है और देर से मिलने के कारण बहुत ही मददगार भी नहीं साबित होता है। किसान संगठनों समेत PMFBY के आलोचक बीमा कंपनियों पर इल्जाम लगाते हैं कि वे इस योजना से जमकर लाभ कमा रही हैं, लेकिन वे कंपनियां इस आलोचना को खारिज करते हुए कहती हैं कि किसान बीमा कम मुनाफे वाला कारोबार है क्योंकि खेती जैसी गतिविधि में बहुत सारे जोखिम शामिल होते हैं। यही कारण है कि कुछ कंपनियों ने बीमा कवर देना भी बंद कर दिया है। और बीमा का तो ये हाल ही रहता है, आप लोगों से बीमा करवाना होता है तो तरह तरह के लालच दिए जाते हैं और आप लोग मान लीजिए कि मैंने किसी का उदाहरण ना दें, हो सकता है किसी को बुरा लग जाए। मान लीजिए मैंने बीमा करवाया है और मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं अगर आप सोचिए विकलांग हो गया या चला गया, तो आप देखिए कि हमारे परिवार को आप देखिए कि बीमा की वो फ़ायदा लेने के लिए हजारों बार चक्कर काटने पड़ेंगे उस बैंक के बीमा कर्मचारियों के, तब जाकर भी नहीं मिलता है। तो ये परेशानी भी देखी जाती है। और बैंक में आप अकाउंट खुलवाने जाइए, तुरंत आपसे बोल देंगे कि वो ये बीमा के पैसे लिए जाएंगे और ज़रूरी नहीं होता है वो बीमा करवाना, लेकिन फिर भी काट लेते हैं पैसे। और PMFBY निसंदेह सन 1970 के दशक से अब तक आजमाई गई फसल बीमा योजनाओं में सबसे अच्छी और व्यापक योजना है और इस योजना में बुआई से पहले और फसल कटाई के बाद के नुकसान को भी शामिल किया गया है और इसमें बीमित राशि की कोई सीमा नहीं है, लेकिन इसमें कई ढांचागत कमियां हैं और जो इसकी क्षमता को प्रभावित करती हैं। हालांकि कागज पर यह केंद्र सरकार की योजना है और जिस पर प्रधानमंत्री का ठप्पा भी है, लेकिन इसकी आधी लागत राज्यों को साझा करनी होती है और इसका क्रियान्वयन भी सरकारी और निजी उपक्रमों के हाथों में होता है। इसकी वजह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। ऐसे में समस्या का हल इस बात में निहित है कि या तो इसे पूरी तरह केंद्रीय योजना बना दिया जाए और सारा खर्च केंद्र सरकार वहन करे, या फिर इसे पूरी तरह राज्यों पर छोड़ दिया जाए क्योंकि संविधान के तहत तो वैसे भी कृषि राज्य का विषय है। और उस स्थिति में राज्य किसानों को हर्जाना देने का निर्णय ले सकते हैं या फिर वे हालात के अनुसार बीमा मॉडल बना सकते हैं जो किसानों को स्वीकार हो, एक्सेप्ट हो। किसी भी स्थिति में राज्य खेती के जोखिम का आकलन करने के लिए लिहाज से बेहतर स्थिति में होंगे और इसलिए फसल के नुकसान का भी सही आकलन कर पाएंगे। स्थानीय कृषि पारिस्थितिकी हालात के कारण फसल नुकसान भी अलग अलग होता है और दावों की देर से निपटान और नुकसान की तुलना में अपर्याप्त भुगतान की समस्या को भी हल करने की आवश्यकता है। हालांकि किसानों के दावों के लिए समय के मानक PMFBY में भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं, लेकिन अक्सर उनकी अनदेखी कर दी जाती है। और आधुनिक तकनीक मसलन फसल नुकसान की जानकारी के लिए डिजिटल ऐप, दावों की पुष्टि के लिए सैटेलाइट इमेजरी और क्षतिपूर्ति चुकाने के लिए प्रत्यक्ष नकदी स्थानांतरण आदि का इस्तेमाल करके इन पहलू को आसानी से हल भी किया जा सकता है। अब डिजिटल इंडिया की बात हो रही तो उसका फायदा भी तो उठाएं हम लोग, ठीक है। और ऐसे में जरूरत है कि PMFBY में कुछ समुचित ढांचागत और प्रक्रियागत बदलाव किए जाए ताकि यह बीमा कंपनियों के लिए उचित साबित हो और किसानों के लिए भी वित्तीय लाभ लेकर आए। और यदि ऐसा नहीं किया गया तो यह सुविचारित योजना भी कमजोर साबित होगी। आप लोगों से हमेशा से बोला है कि इस तरह की योजनाएं हजार लाइए आप, अगर जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो रहे हैं तो उनका कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। ये जनसत्ता का आप देखेंगे आर्टिकल है, अमेरिकी चुनाव कहाँ की बात हो रही है। ये तो मुझे लगता है आप लोग भी जानते हैं। आप लोगों ने पुराने समय की मूवियाँ देखी होंगी, पुरानी मूवियों की बात होती रहती है। उनमें आप लोग देखते थे कि एक नेताजी होते थे, उनके पीछे गुंडे खड़े रहते थे, चुनाव जिताने का काम करते थे गुंडे। लेकिन उन गुंडों के दिमाग में आया कि हम नेताजी को चुनाव जिता सकते हैं तो हम क्यों नहीं चुनाव लड़के जीत सकते हैं। तो उसी को आप लोग राजनीति का अपराधीकरण कह देते हैं, क्योंकि अब राजनीति में भी अपराधी घुस चुके हैं। और जो चुनाव आयोग
जो आप देखिए पैसे तय किए गए कि आप लोग विधायक बनेंगे, विधायक के चुनाव लड़ेंगे तो इतना पैसा खर्च करेंगे, लोकसभा के लिए इतना, आप लोग सरपंचों के लिए इतना, लेकिन आप देखते हैं कि उससे कई गुना अधिक पैसा खर्च किया जाता है। और भारत के चुनाव को ऐसा कहा जाता है कि अमीरों का चुनाव हो गया है, अमीर ही चुनाव लड़ सकते हैं, गरीब तो चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं सकता है। अब यह पर्दे के पीछे की बात नहीं रही है कि चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधियों की संपत्ति में अचानक उछाल आना शुरू हो जाता है, चाहे वह गांव का मुखिया हो या नगर पार्षद हो, विधायक हो या सांसद हो। जब भी दूसरी बार वह चुनाव मैदान में उतरता है और हलफनामा दाखिल करता है तो उसकी संपत्ति में हैरान करने वाली बढ़ोतरी दर्ज नजर आती है। और मैं अपने क्षेत्रों की बता रहा हूँ, एमपी की बता रहा हूँ। एक सरपंच आप देखिए 25 से 30 लाख रुपए खर्च करता है चुनाव जीतने के लिए। अब आप सोचिए कि वो 25-30 लाख की 1 करोड़ 2 करोड़ तो निकालेगा ब्याज के साथ, और आप देखिए वो फिर काम क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा काम, और यही सरपंच करते हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि 90 से 95% गाँव की समस्याएं ज्यों की त्यों अभी भी बनी हुई हैं। अगर आप देखिए कि अगर सरपंच ईमानदारी से काम करे, पंचायत ईमानदारी से काम करे, तो 90 से 95% समस्याएं खत्म की जा सकती है, रोजगार धंधे चलाए जा सकते हैं गांव की तरफ। लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं, सरकार की मदद पर चलती रहती है सब। और इसमें जनता का भी उतना ही योगदान है, क्योंकि जनता आप देखते हैं कि वोट के टाइम सब बिकने में लगे हुए रहते हैं। 500 का, 1000 का, अब तो 2000 का नोट आ गया तो वो भी चाहिए होता है। तो ये जागरूकता जरूरी है। पहले चुनाव के समय जिनकी संपत्ति लाखों में थी वह दूसरे चुनाव तक बढ़कर करोड़ों रुपए में पहुंच जाती है। और दिल्ली के नगर निगम चुनाव में दूसरी बार मैदान में उतरे प्रत्याशियों के हलफनामे का अध्ययन बताता है कि 84 में से 75 पार्षद ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 3 से 4,437% तक वृद्धि हुई है। हालांकि 3% बढ़ोतरी वाले पार्षदों की संख्या इक्का दुक्का है, एकाध ऐसे भी हैं जिनकी संपत्ति पहले से घटी है, मगर ज्यादातर की संपत्ति पिछले 5 वर्षों में औसतन 2 गुने से अधिक बढ़ी है। और पिछले निकाय चुनाव के दौरान प्रत्याशियों की संपत्ति औसतन 2.93 करोड़ रुपए थी, जबकि इस बार के चुनाव में 84 पार्षदों की संपत्ति 4.37 करोड़ रुपए की है। और ऐसे ही हैरान करने वाले आंकड़े विधानसभा और संसद चुनाव में भी देखे जाते हैं। और ये हकीकत भी नहीं है, आप देखिए उन्होंने हलफनामे में दायर की है, हकीकत कितनी होगी ये आप लोग भी जानते होंगे। और आप लोग भी देखते हैं कि अभी आंकड़े आप लोग उठा के देखिए, लोकसभा, विधानसभा, और जो आपके नेता होते हैं अधिकतर आप देखते हैं कि अपराधी प्रवृत्ति के रहते हैं। ये तो आप लोगों को भी रिपोर्ट में पढ़ते रहते होंगे। और हमारे देश में परंपरा भी बन चुकी है एक, कि जिस पर जितने केस दायर होंगे उसके चुनाव जीतने की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाती है। अब इस तथ्य को आम मतदाता भी जैसे स्वीकार कर चुका है। एक बार चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि अचानक फर्श से अर्श पर पहुंच जाते हैं। ऐसा ही नहीं कि जनप्रतिनिधियों को वेतन इतना अधिक मिलता है, 5 सालों में उनकी जमा पूंजी करोड़ों की बढ़ोतरी हो जाती है, मगर ना तो उन पर आय से अधिक संपत्ति जमा करने के मामले दर्ज किए जाते हैं, ना उनकी पार्टी उनके खिलाफ कोई कदम उठाती है। वो नायक की मूवी आप लोगों ने अनिल कपूर की देखी होगी, अनिल कपूर ही तो है। आप देखते हैं कि उसमें वो इंटरव्यू लेता है, सीएम नायक की बात होती है, तो वो जिस तरह से इंटरव्यू लेता है ना कि आपकी संपत्ति इतनी बढ़ गई, तो वही हाल है बिल्कुल नेताओं का। और जो ये मूवियाँ बनाई जाती हैं ये समाज पर ही आधारित होती है और पूरा समाज का एक चित्र ही दिखाती हैं। और इसमें आप देखेंगे मगर ना तो उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होता है। यह कौन पूछेगा कि आखिर 5 सालों में उनकी आमदनी इतनी कैसे हो सकती है, ना तो जनता पूछ सकती है। उनकी संपत्ति में अचानक बढ़ोतरी हो जाए, यह भी किसी से छिपा नहीं है कि इस तरह की संपत्ति भ्रष्टाचार के जरिए जमा होती है। और दिल्ली नगर निगम पार्षदों को विकास कार्य के लिए हर साल एक तय रकम सीमा जारी की जाती है। उस रकम के आवंटन में ठेकेदारों से कमीशनखोरी जग जाहिर है। इसके अलावा भी अतिक्रमण, बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण कराने के आदि के लिए उगाही के तथ्य भी प्रकट हैं। और इस चुनाव में विपक्षी राजनीतिक दल इसका खुलेआम आरोप लगाते फिर रहे हैं। फिर यह भी छिपी बात नहीं है कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी भ्रष्टाचार से जुटाए बहुत सारा धन व संपत्ति अपने नाम से नहीं रखते हैं, और इस तरह उनकी आगोशी संपत्ति का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। और विचित्र बात यह है कि दिल्ली नगर निगम में वर्षों से भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। उनके कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पाता है, जिसे लेकर वे जब प्रदर्शन पर उतर आते हैं तो हड़ताल पर चले जाते हैं। नगर निगम के स्कूलों, मोहल्लों की गलियों, सड़कों, उनमें से रोशनी, सार्वजनिक शौचालयों आदि की दशा दयनीय बनी हुई है। साफ सफाई के मामले में हर रोज शिकायतें आती रहती हैं।
कचरा प्रबंधन तो इस बार के चुनाव में मुख्य मुद्दा भी बन चुका है। इन सब पहलुओं पर ध्यान देने की बजाय निगम पार्षदों का ध्यान अपनी जेब भरने पर लगा हुआ है। तो निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है, मगर सवाल ये है क्या उन पार्षदों के खिलाफ उनकी पार्टियों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। और आप लोगों से एक बात हमेशा कहा है मैंने कि आपके क्षेत्र से मान लीजिए कोई चुनाव जीतता है, वो आगे लालच आपको देता है तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। अगर आप देखिए वो अपने कामों पर वोट मांगता है आपसे कि हमने काम किया है तभी हमें वोट दीजिए, उसके काम आपको अच्छे लगते हैं तभी आप लोग उसका चुनाव करिए। और आप किसी पार्टी को देखकर मत चुनाव किया करिएगा। आपके क्षेत्र में आपके लिए कौन सहूलियत दे रहा है, वो किसी भी पार्टी का विधायक क्यों ना हो, उम्मीदवार क्यों ना हो, उसी को वोट दिया करिएगा जो आपके लिए हमेशा खड़ा रहो। क्योंकि आप अगर वोट चुनाव चिन्ह पर दे देंगे तो कोई आपके घर देखने भी नहीं आएगा। प्रधानमंत्री खुद तो आ नहीं रहे, मुख्यमंत्री आपके यहाँ खुद तो आ नहीं रहे, उसी विधायक को काम आना होता है। तो जो काम आ सकता है और जो हमेशा आपके साथ खड़ा हो उसी को दिया करिएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आज के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल थे, एडिटोरियल थे, उन्हें हम लोगों ने एक एक करके देख लिया है। आप लोग बताइएगा कि कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव जरूर आप लोग दिया करिएगा, ठीक है। और संडे को हम लोग एक विस्तार वार्तालाप रखेंगे जिसमें आप लोग भी लाइव जुड़िएगा और अपने सवाल रखिएगा। हम भी आप अपने कुछ सवाल रखेंगे, आपके सवालों के जवाब भी देंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, मेहनत करते रहिए।